नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी आज शुक्रवार 6 अप्रैल को अपना 43वां स्थापना दिवस मनाएगी। बता दें, बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और शुरुआत में बीजेपी के मात्र 2 सांसद ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन आज लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद हैं। वहीं आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस दौरान पार्टी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने बताया कि 6 अप्रैल को सुबह 9:45 पर सभी कार्यकर्ता पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। इसके साथ ही पार्टी पूरे देश में दीवार लेखन का भी कार्य करेगी, जिसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा स्वयं दिल्ली में एक बूथ पर जाकर दीवार लेखन का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने अपने स्थापना दिवस 6 अप्रैल 2023 से 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक एक विशेष सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय किया है। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 5 अप्रैल को कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों की ओर से दायर की गई उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों को मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्ष को बार बार देश की स्वतंत्र एजेंसियों पर आरोप लगाने की आदत है। विपक्ष के लोगों के कारनामे पूरा देश देख रहा है। सारे ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, आज वो एक मंच पर आकर झूठे आरोपों की राजनीति कर रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन सभी को आईना दिखाने वाली है। ईडी सीबीआई के खिलाफ 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे लोगों ने एकजुट होने का प्रयास किया, लेकिन उनकी असलियत अदालत में सामने आ गई। इनका पर्दाफाश हो गया। कांग्रेस भ्रष्टाचार के कृत्यों में और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की अगुवाई कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे जांच में शामिल होने की बजाय बहाने बनाते हैं और मामले में देरी करते हैं कि जांच एजेंसियों का अधिकार है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की जांच करें ताकि उनके खिलाफ समय पर कार्रवाई हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पार्टी के पुराने साथी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद पर वार करते हुए कहा था कि गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व के बड़े लाभ भोगी रहे हैं, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वे प्रमाण देते हैं कि इस उदारता के वे योग्य नहीं थे। वे अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं, जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा था। दरअसल कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि मैं कांग्रेस को बेनकाब और पूरी तरह से ध्वस्त नहीं करना चाहता। उनके नेतृत्व के साथ मेरे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की विचारधारा से मेरा कोई मतभेद नहीं है। बेशक मैंने अपनी किताब में नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के समय में क्या गलत हुआ इसका उल्लेख किया है, लेकिन मैंने यह भी कहा है कि वे बड़े नेता थे। गुलाम नबी आजाद के इसी कथन को लेकर कांग्रेस महासचिव ने आजाद पर निशाना साधा है। वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जयराम रमेश के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि वो और उनका परिवार हमेशा से ही जनता के प्रति जवाबदेह रहा है। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी। आपके ऐसे वक्तव्य साफ दर्शाते हैं कि कितनी मर्यादा व विचारधारा कांग्रेस में बची है। वैसे भी आप केवल स्वयं के प्रति समर्पित हैं, इसी से आपकी राजनीति जीवित है। मैं और मेरा परिवार हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह रहे हैं। सिंधिया ने अपने बयान में कहा कि विपक्ष की पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करे कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करे, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करे और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। तेलंगाना पुलिस ने हिंदी एसएससी पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार को मंगलवार 4 अप्रैल को हिरासत में लेने के बाद अब कल बुधवार 5 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने संजय कुमार सहित उनके 2 साथियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वारंगल पुलिस कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कहा कि बंदी संजय कुमार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के कई नेताओं को पहले पेपर मिल गया था, लेकिन बंदी को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि उनकी आरोपियों से कॉल और चैट के जरिए बात हुई है। हालांकि उन्होंने अपना फोन देने से हमें मना कर दिया है। सब कानून की नजरों में बराबर हैं। आपको बता दें कि संजय कुमार पर आरोप है कि
कि उन्होंने एसएससी पेपर के दौरान छात्रों और उनके माता पिता के बीच भय उत्पन्न करने की साजिश रचकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक होने का दोष तेलंगाना प्रशासन पर पड़ता। दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत से बेल न मिलने के बाद अब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले दिल्ली की कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाकर 17 अप्रैल तक कर दिया था। दरअसल सीबीआई का मानना है कि इस मामले की जांच अहम चरण पर है और ऐसे में सिसोदिया को रिहा करने से कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं सिसोदिया की दलील थी कि उनको हिरासत में रखने से सीबीआई को कुछ नहीं हासिल होगा। आप नेता का कहना है कि सीबीआई ने मामले से जुड़े सभी सबूतों को पहले ही जब्त कर लिया है और अब उनको परेशान करने के लिए हिरासत में रखा जा रहा है। वहीं आज दिल्ली हाई कोर्ट में सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को राजस्थान रॉयल्स को 5 रनों से हराकर जीत दर्ज की है। बता दें, पंजाब किंग्स की आईपीएल 2023 में लगातार दूसरी जीत है। इसमें टीम के 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।